हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया गया है इस साइट पे। वहाँ पे आप चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। सभी चैप्टर के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। अब ये पॉलिटी की ही क्लास 11th की ही एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, और इसमें आज हम इसका पहला चैप्टर भी अपलोड कर दिया गया है, और इसका दूसरा चैप्टर आज पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की राजनीतिक सिद्धांत है, और इसका पहला चैप्टर कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था, समझा था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, क्यों हमें राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांतों को। इन सब बातों को कल वाले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था। अब आज उसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका दूसरा चैप्टर, और इसका नाम है स्वतंत्रता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, क्या स्वतंत्रता जो हम लोग समझते हैं वही है, या फिर राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता की कुछ और भी अवधारणाएं हैं। और इन्हीं को देखने के लिए ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि मानव इतिहास में इन्होंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब हम देखते हैं कि बहुत कोई शक्तिशाली समूह होता है, या फिर कुछ लोग होते हैं या समुदाय होते हैं, जिनके द्वारा किसी अन्य समुदायों को शोषण किया जाता है, उनको गुलाम बनाया जाता है, और उनको अपने आधिपत्य में ले लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे जो स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष फिर वो लोग करने लगते हैं। चाहे अगर भारत को बात की जाए, तो भारत जब अंग्रेजों का गुलाम बना रहा, तो भारत ने भी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत तरीके के स्वतंत्रता संघर्ष किए। वो हम लोग हिस्ट्री की बुक में पढ़ते ही हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन भारत का हुआ। तो कोई भी देश हो, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई गुलामी की जीवन काट रहा होता है, तो वो स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता इससे ये पता चलता है कि हाँ, स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है, और स्वतंत्र होने के लिए ही लोग कितना संघर्ष करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, स्वतंत्रता कितनी हद तक होनी चाहिए। क्या हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, या फिर हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज के सामाजिक नियमों को, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए उसके अनुसार चलने की जरूरत है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में ये सब पूरी चीजें को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, तो स्वतंत्रता के आदर्श के लिए नेल्सन मंडेला की जो बुक थी, इसमें था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बताया था कि जो भी गोरे लोग होते हैं, और जो भी वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन चल रहा था, तो उनके खिलाफ इनका जो भी व्यक्तिगत संघर्ष था, इनकी गोरे लोगों की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ जो था, लोगों का प्रतिरोध था। जो दक्षिण अफ्रीका के लोग अपमान झेलते थे, कठिनाइयां झेलते थे, पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, ये सब चीजों को इन्होंने इसमें बताया है। और यहाँ पे देश में मुक्त आवागमन पर भी रोक थी। जैसे इंडिया में भी होता था, तो कहीं कहीं पे लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द कहीं भी किसी किसी भी ऑफिस में। तो इसी तरह से हालत वहाँ पे भी थी, दक्षिण अफ्रीका में भी। तो नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे रंग भेदी के लिए किया था, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया था। और इस तरह से इन्होंने काफी कुछ वहाँ पे, बहुत अपने पूरी जिंदगी के 45 साल 50 साल पूरे जेल में ही गुजार दिए थे, और इस तरह से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इसी तरह से जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष म्यांमार में आंग सान सू के ने किया था, वो भी गांधी जी के अहिंसा से ही उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी, और वो उस तरह से उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। फिर यहाँ पे देखते हैं अगले बात में, तो स्वतंत्रता को अगर सिंपली ही भाषा में कहें, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध ना हो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखें, तो किसी पर निर्भर, जब हम बिना किसी पे निर्भर हुए अपना निर्णय ले सकते हैं, अपना खुद का निर्णय ले सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, हम चाहे तो तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, तो फिर कोई व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये स्वतंत्रता का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है स्वतंत्रता का, कि यहाँ पे है कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है, ये है कि व्यक्ति की जो भी आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता है, मतलब जो भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं, जो भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनका विस्तार करना है, उनके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है।
और इस तरह से स्वतंत्रता ऐसी स्थिति है जहाँ पे लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर पाते हैं। तो एक तरह से स्वतंत्र समाज की बात यहाँ पे इन्होंने की कि अब इस तरह से अगर स्वतंत्र लोग रहने लगेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई बोलने के लिए स्वतंत्र होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, कोई कुछ करने के लिए स्वतंत्र होगा, तो एक समाज में अव्यवस्था बन जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि स्वतंत्र समाज वह होगा जो जिनके जो सदस्य होंगे वो न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ, मतलब सामाजिक अवरोध भी कम से कम रहें और अपनी संभावनाओं को विकास करने में समर्थ बना पाएँ। तो इस तरह से बताया गया कि समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं, उनमें ऐसा नहीं हो सकता है कि उन पर कोई भी सीमा ही नहीं रहेगी, कोई भी प्रतिबंध ही नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि हाँ, क्या वो सामाजिक प्रतिबंध होंगे वो किस हद तक होंगे? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं तुम घर के बाहर ही ना निकलो, तुम यहाँ पे ही अंदर ही रहो। जैसे पहले के ज़माने में अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं को कहा जाता है कि वो सिर्फ़ घर के कामों के लिए ही बनी होती हैं। तो क्या वो सामाजिक प्रतिबंध स्वीकार्य थे कि नहीं स्वीकार्य थे? और कहीं-कहीं पे प्रतिबंध की बात आती है कि जैसे स्कूल में ड्रेस लगा दिया जाता है, यूनिफ़ॉर्म लगाया जाता है कि हाँ, यही यूनिफ़ॉर्म पहन के आएँगे आप लोग, तो ये भी एक प्रतिबंध है। तो क्या वो स्वीकार्य है? कहाँ डॉक्टर्स के लिए यूनिफ़ॉर्म तय होती है। अगर हम लोग कहीं पे खेल वगैरह में जाते हैं तो फुटबॉलर्स के लिए अलग यूनिफ़ॉर्म होती है, क्रिकेट टीम के लिए अलग यूनिफ़ॉर्म होती है। तो क्या वो प्रतिबंध है या फिर इस तरह के भेदभाव वाले प्रतिबंध हैं? तो प्रतिबंधों में भी एक डिस्टिंग्विशन होता है कि कौन-कौन से प्रतिबंध सही हैं, कौन-कौन से प्रतिबंध गलत हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो समाज का कौन-सा लक्षण ऐसा है कि व्यक्ति को चयन और काम करने या निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है और कौन-सा नहीं है। हमें ये भी तय करने की ज़रूरत है कि कौन-सा लक्षण यहाँ पे ज़रूरी है, कौन-सा नहीं है। और यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि किन लक्षण को दूर किया जाना चाहिए, किनको नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमें कौन-कौन सा प्रतिबंध ज़रूरी है हमारे लिए और जो भी व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्रों के बीच संबंधों पर लागू कर सकता है। कौन-कौन से प्रतिबंध हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन-कौन से गैर ज़रूरी हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो स्वतंत्रता का अर्थ था, वो बस सीमित था कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं होगा तो वही स्वतंत्रता होगी। लेकिन अब हम स्वतंत्रता का अर्थ इस तरह से देखते हैं कि वो सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने पे रोक-टोक लगाए। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता का केवल एक ही पहलू है और ये स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता क्या करती है कि व्यक्ति की जो भी रचनाशीलता होती है, व्यक्ति की जो भी संवेदनाएँ होती हैं, व्यक्ति की जो भी क्षमताएँ होती हैं, उनके भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। चाहे वो खेल के लिए हो, विज्ञान के लिए हो, कला के लिए हो या फिर अन्वेषण किसी भी जगह में हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा अगर डांस बहुत अच्छा कर लेता है, तो वो डांस करना भी एक कला है। और अगर वहाँ पे घर के लोग हों, जो भी परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, कंज़र्वेटिव हैं कि नहीं-नहीं डांस करना तो अच्छी बात है ही नहीं, उस कला को अगर प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, तो वो कला फिर आगे नहीं पनप सकती है, उसको परफ़ॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो उस कला को भी समझने के लिए उस कला को भी प्रश्रय देने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का होना, एक स्वतंत्र विचार का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तभी सही मायनों में हम स्वतंत्र हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे हम अपनी रचनाशीलता का विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी संवेदनशीलता का विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिर स्वतंत्र समाज में नहीं रह रहे हैं। बस सीधा-सा मतलब इनका यही है। तो यहाँ पे सीधी-सी बात बताया गया कि एक लाइन में कि स्वतंत्र समाज कौन-सा समाज होता है, तो वो समाज होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने हित के लिए न्यूनतम प्रतिबंधों का मतलब अपने हित के लिए जो भी अपना हित संवर्धन है, वो उसमें कम से कम प्रतिबंधों में वो पूरा कर सके। अब प्रतिबंध की बात हम लोगों शुरू से देख रहे हैं, जब से स्वतंत्रता को स्टार्ट किया है तभी से प्रतिबंध शुरू हो जाते हैं। भैया स्वतंत्र हुए नहीं कि प्रतिबंध होने लगे। अब हम आगे देखते हैं कि प्रतिबंधों का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है, ये बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं, प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से भी लग सकते हैं। और ये प्रतिबंध बलपूर्वक हो सकते हैं या फिर सरकार के द्वारा किसी भी ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी शासक हैं, उनका एक जो भी शासक है वो अपनी ताकत के द्वारा अगर कोई प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये बलपूर्वक प्रतिबंध हो जाता है। जैसे जब गुलाम देश होता है जो उपनिवेशवाद वाले अगर हम लोग विचार में जाएँ
तो जो जहाँ पे जो देश शासन करता है वो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को आरोपित करता है। तो यहाँ पे बताया कि जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है कई बार ये सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। जैसे जाति व्यवस्था में होता है कि कुछ जातियाँ को जो तथाकथित निचली जातियाँ हैं या फिर जो उच्च तथाकथित उच्च जातियाँ हैं वो उच्च और निचला कुछ ऐसा होता नहीं है बट तथाकथित ही है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये इनके सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार अखबारों में न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़ते हैं कि कोई दलित अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़ा तो उसको मार दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इस तरह की जो भी कि उनका यही है कि भाई दलित हो तो तुम क्यों घोड़ी पे चढ़ सकते हो। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है तो ऐसा क्या है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जाति व्यवस्था के कारण ऐसे कुछ सामाजिक प्रतिबंध कुछ कुछ समुदायों पे लगा दिए जाते हैं। इसी तरह से बताया कि जब आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा होती है, कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत गरीब होता है, तो गरीब लोगों के पास भी अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास करने का अवसर नहीं हो पाता है। वो बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेज में, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। एजुकेशन और जो हेल्थ की तक का उनका पहुँच है, एक्सेस है, वो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक प्रकार का कहीं न कहीं से प्रतिबंध ही माना गया है, तो वो भी स्वतंत्रता का अभाव के रूप में है। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने की बात कही गई थी। और इसलिए सिर्फ उन्होंने कहा था कि राजनैतिक स्वतंत्रता ही नहीं होना चाहिए कि हम वोट डालने के लिए स्वतंत्र हो, बल्कि हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी ज़रूरत है। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है? क्या बिना प्रतिबंध के कोई समाज नहीं रह सकता है? क्या स्वतंत्रता बिना प्रतिबंध के भी रह सकती है? इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या हम ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जहाँ पे कोई प्रतिबंध ही ना हो? हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हों। मतलब हमारा मन कह रहा है हम किसी को पीट दे रहे हैं, हमारा मन कह रहा है हम साइकिल चला रहे हैं, मन कर रहा है हम साइकिल लेके सड़क पे लेट जा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो समाज जो है वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाएगा, कोई व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो मन हो रहा है जिसका वही किए जा रहा है। तो इस तरह से अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। लोगों के बीच में मत मतांतर हो सकते हैं, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा टकराव भी होंगे। और इन टकरावों के द्वारा क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाएँगे लोगों के बीच में और इससे जो भी है कि जो समाज की एक चली आ रही होती है शांति, वो भंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब इससे क्या होगा कि समाज में जब बहुत बार असहमति हो जाती है, तो कई बार खुले संघर्ष के रूप में हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी-कभी रोड पे लोग झगड़ा करने लगते हैं खड़े होकर के, नहीं तुम्हारी गाड़ी आगे चली गई, हमारी पीछे चली गई और इस तरह से बहुत बार मतलब एकदम खुले संघर्ष के रूप में हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो फिर कोई भी अगर यही है कि सबको अगर एकदम स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो कोई स्वतंत्र रह ही नहीं पाएगा। मतलब कोई भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, तो कोई सुरक्षित ही नहीं रह पाएगा। कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सामने वाला कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वो जब मन कर रहा है हमें मार दे रहा है, जब मन कर रहा है हमें पीट दे रहा है, तो हमारी भी स्वतंत्रता है, हम भी उसको मार पीट देंगे। तो इस तरह से फिर कोई भी स्वतंत्र रह ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक प्रतिबंध की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि लेकिन हर एक समाज का एक अपना तरीका होता है कि वो हिंसा पर नियंत्रण कैसे करेगा, विवादों का निपटारा कैसे करेगा। तो यहाँ पे बताया गया जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास ना करें। जैसे अगर हम कोई भी यहाँ पे जैसे हिंदू के धर्म में अगर देखा जाए तो बहुदेववाद प्रचलित है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। अगर वहाँ पे कोई कहने लगे कि नहीं नहीं तुम सब एक यही भगवान को मानो, यही एक भगवान है, इन्हीं को मानो, तो फिर यहाँ पे हुआ कि एक विचार को दूसरे विचार पे थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह जैसे भारत बहुधार्मिक देश है, वहाँ पे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, सबके अलग-अलग विश्वास है, अलग-अलग मत मतांतर है। अगर कोई कह दे कि नहीं सारी जनता हिंदू ही होनी चाहिए, फिर कोई कह दे नहीं सारी जनता मुस्लिम ही होनी चाहिए, कोई कह दे नहीं सारी जनता सिख ही होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर चीज़ें होंगी, तो फिर ये होगा कि यहाँ पे हमारी आज़ादी सीमित हो रही है और हमारे ऊपर किसी न किसी चीज़ों को थोपा जा रहा है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता हमारी प्रतिबंधित होती है। तो फिर यहाँ पे बताया गया कि इस तरह का अगर प्रतिबंध लगता है तो वो फिर प्रतिबंध सही नहीं होता है। अब लेकिन अगर हम समाज का देखेंगे तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कुछ प्रतिबंधों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे ये प्रतिबंधों की ज़रूरत होती है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहें यहाँ पे इस तरह से
तो जैसे कि है कि हम उन सब का विरोध नहीं करें जो भी हमारे विचारों को खारिज करते हैं। जैसे अगर हमने कहा किसी से कि नहीं ये सही है, तो अगर दूसरे ने कहा नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, तो फिर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हाँ, वहाँ पे तर्कों के आधार पर पुष्टि होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। हम किसी के जैसे किसी का जीवन शैली है, किसी का कुछ भी है, किसी का विचार है, तो हम उसको खारिज ना करने लगे। जैसे भाषाएं भी बहुत है कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। अब इंग्लिश वाला अपने आप को बहुत अच्छा मानने लगे और सारी भाषाओं को खारिज करने लगे कि नहीं, हिंदी भाषा तो अच्छी होती ही नहीं है, उर्दू भाषा तो अच्छी होती ही नहीं है। तो इस तरह से इस तरह के प्रतिबंध यहाँ पे उचित नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रतिबंध होने चाहिए जो भी वो कानूनी या राजनैतिक हो, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि जो भी एक समूह है वो दूसरे समूह पे अपने विचारों को आरोपित न किया जा सके और उस पे मतलब वहाँ पे आरोपित न कर सके, और इसके लिए वहाँ पे आपसी अंतर अगर कहीं पे हो रहे हैं तो उनमें चर्चा हो और उसमें वाद विवाद हो सके। और इस तरह से यहाँ पे जो हमारी स्वतंत्रता है उसको बचाने के लिए कानून के संरक्षण को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, तो ये है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है। क्या हम कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं हो, ऐसे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि सिद्धांत कौन से है। तो यहाँ पे एक हानि सिद्धांत है। हानि सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था और ऑन लिबर्टी में अपनी बुक में दिया था। इसमें इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है अगर, तो उसके कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी हस्तक्षेप है, इसका इकलौता जो लक्ष्य है वो आत्मरक्षा है। और यहाँ पे जो सभ्य समाज होता है वो किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। इन्होंने बताया कि सिंपल वर्ड में कि अगर जैसे राज्य है, अगर राज्य प्रशासन है, तो राज्य प्रशासन अगर हस्तक्षेप कर रहा है स्वतंत्रता में, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी और को हानि न पहुंचे, सिर्फ उस हानि को बचाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह से हानि सिद्धांत इन्होंने दिया। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इन्होंने बताया कि कुछ कार्य स्वसंबद्ध होते हैं और परसंबद्ध होते हैं। स्वसंबद्ध कार्य कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ अपने अगर कुछ हानि होती है तो अपने को ही नुकसान होता है। जैसे अगर हम दवाई खा रहे हैं तो दवाई खाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। और परसंबद्ध कार्य क्या होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे समाज को नुकसान होता है। जैसे अगर कोई टीचर है और वो सही शिक्षा नहीं दे रहा है अपने बच्चों को, तो वहाँ पे पूरे समाज को ही नुकसान होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो स्वसंबद्ध कार्य जो होते हैं, जैसे कि वो अपना उनका ही काम है, अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसका पर्सनल मैटर है और उसमें किसी और को बहुत हानि नहीं हो रही, तो वहाँ पे कुछ कुछ स्वतंत्रताएं दी जा सकती हैं। लेकिन जहाँ पे पर संबद्ध वाली चीजें आ जाती है कि उससे और दूसरों को भी परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे और लोगों को नुकसानों से बचाने के लिए वहाँ पे कुछ कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता हो जाती है। इन्होंने बताया कि जैसे स्वतंत्रता होता है तो ये मानव समाज के केंद्र में होता है और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी भी हो जाता है। तो इस तरह से इस पे जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो बहुत ही खास परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। वो खास परिस्थितियां क्या होती है कि जब हानि बहुत ज्यादा गंभीर हो रही हो, मतलब कि अगर आपकी स्वतंत्रता से दूसरे को बहुत ज्यादा हानि हो रही है, तब इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर कोई बहुमंजिला भवन है और उसमें सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे कोई बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, बहुत तेज ऊंची आवाज में गाना सुन रहा है, तो वहाँ पे आप पुलिस को इंटरफेयर करें ये बहुत ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे सामान्य सी लोग असहमति व्यक्त कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भैया अपना वॉल्यूम कम कर दो। अगर उसके बाद भी वो वॉल्यूम नहीं कम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ऐसा कर सकता है कि उनका ठीक है, उनसे जो लोग अपना आते जाते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे वो लोग नहीं करेंगे और उनको ऐसा शो अप करेंगे कि आपकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि तो इस तरह से सिंपल वर्ड में वहाँ पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो फिर अगले पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि जो लोगों की विविध शैलियाँ होती हैं, अलग-अलग जीवन जीने के तरीके होते हैं, विभिन्न चीज़ों पे विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, अलग-अलग हितों होते हैं, तो उनको सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और लेकिन कब तक सहन करना चाहिए, जब तक कि ये दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। और इन्होंने बताया कि ये सहनशीलता की जो भी बात है,
ये सिर्फ़ इतनी सी बात है कि हाँ, समावेशी होना चाहिए, आपको एडॉप्ट करने की चीज़ों की आदत होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा एडॉप्शन ना हो, जैसे होता है कि हमारे समाज में माना जाता है कि महिलाएँ बहुत सहनशील होती हैं और महिलाएँ सहनशील होती हैं इसलिए वो पति की मार, डाँट सब कुछ सह सकती हैं, ऐसा माना जाता है। जो भी परंपरागत अवधारणाएँ हैं उसमें। लेकिन अगर हम देखें तो ये सहनशीलता की नकारात्मक परिभाषा है। सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अत्याचारों को सहें। अगर आप गलत को सहन कर रहे हैं या कर रही हैं कहीं पे भी, तो भी वो गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सहनशीलता का अर्थ यहाँ पे नहीं है कि कोई नफ़रत फैलाए, कोई ज़हर फैलाए समाज में और कुछ भी जाके बोले, किसी को जाके गाली दे दे और हम कोई हमें आके गाली दे दे और हम उसको सहन कर जाएँ। तो इससे क्या होगा कि हम अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसका और समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। अगर उसको उसी बात पे जवाब नहीं दिया जाता है, तो उसकी आदत पड़ जाएगी और ऐसे वो सबको गाली देता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सहनशीलता का मतलब ये हुआ कि नकारात्मक चीज़ों को सहन नहीं करना है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रतिबंधों के बारे में बताया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो नकारात्मक स्वतंत्रता ये उन क्षेत्रों को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जहाँ पे कोई व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति का उसका उल्लंघन ना कर सके। और इसमें इन्होंने बताया कि कोई जहाँ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे कोई बाहरी सत्ता हस्तक्षेप नहीं करे और ये छोटा-सा पवित्र सा क्षेत्र होता है जहाँ पे व्यक्ति कुछ भी करे और लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अगर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ भी करने की स्वतंत्रता होती है और यहाँ पे कुछ भी करने की स्वतंत्रता में मेन ये होता है कि यहाँ पे ये बात की जाती है कि मुझ पर शासन कौन करता है, ये सबसे बड़ा वो होता है। और इस प्रश्न का जो आदर्श उत्तर माना गया है तो इन्होंने कहा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ, ये होना चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता अगर देखें हम लोग तो इसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंदो ये सारे लोग जो हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता की ही बात करते थे और ये हमेशा ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत कम से कम अवरोध रहना चाहिए। और उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति है वो एक पुष्प की तरह से होता है। जब मिट्टी उपजाऊ होती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, पर्याप्त पानी होता है और नियमित देखभाल होती है, तभी व्यक्ति खिल पाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए ये समाज ही ऐसा होना चाहिए जहाँ पे व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ हो सके, मतलब व्यक्ति अपनी क्षमताएं, अपने जो भी उनके शौक हैं उनको पूरी तरीके से वो पूरा कर सके। वो पूरी तरीके से जो उसके व्यक्तित्व का विकास है उसको पूरा करने के लिए जब एक स्वतंत्र वातावरण मिलता है तभी जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के भाग 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार के रूप में भी माना गया है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा इन्होंने बताया कि हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से माना जाता है, मतलब बहुत ही छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पे हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, ऐसा होता है। यहाँ पर जेएस मिल जो थे उन्होंने बहुत ही सबल तर्क दिए थे कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कोई भी पुस्तक लिखी जाती है, नाटक होता है, फ़िल्म होता है, शोध पत्रिका होती है, तो उस पे प्रतिबंध लगाने की माँग की जाती है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि अगर सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अगर हम फ़र्क में देखें, तो यहाँ पे स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाओं को लगाने को स्वीकार किया गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य माना गया है। अगर जो लोग इनको सीमित करना चाहते हैं यहाँ पे उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को भी सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। वॉल्टेयर ने जैसा कहा था कि तुम कुछ भी कहो, मैं उसका समर्थन जो तुम कुछ भी कहते हो, अगर मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, तो कोई बात नहीं है, समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके कहने के लिए मतलब तुम्हारे जो कहने का अधिकार है, उसका समर्थन करता रहूँगा। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक गहराई छुपी हुई होती है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि दीपा मेहता एक बार ये थी तो काशी में जो विधवाओं की स्थिति होती है हम लोग को पता ही है कि कितनी बुरी परिस्थितियों में वो लोग रहती हैं। उन पे एक मूवी बनाना चाहती थी लेकिन यहाँ पे कि लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और इससे कहा कि इससे भारत की बड़ी बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगी और इस तरह से मूवी ना बनाई जाए।
इसी तरह से जो ओबरे मेनन की रामायण रिटोल्ड थी, सलमान सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस थी, और यहाँ पे जो भी थी इस तरह से इसको भी प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इन्होंने बताया कि जो भी प्रतिबंध होते हैं हम बहुत आसानी से लगा देते हैं, बहुत अल्पकालीन समाधान होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो समाज की स्वतंत्रता है उसके लिए बहुत दूरगामी परिणाम रखते हैं। दूरगामी परिणाम कैसे लगते हैं कि अगर प्रतिबंध की एक बार आदत पड़ जाती है तो कहीं कुछ भी अगर अच्छा करने की भी कोशिश की जाती है तो उस पे प्रतिबंध लगाया जाने लगता है। जैसे अगर अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा सेंसरशिप हो रहे हैं, वाद-विवाद हो रहे हैं, कहीं कुछ भी कोई भी कह रहा है तो दूसरों की भावनाओं को कहीं न कहीं से ठेस पहुँच ही जा रही है। तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो न्यायपूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई उसमें तय होता है? तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि यहाँ पे इस पूरी बुक का भी पर्पस यही है कि जो हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, जो भी हम अपने राजनैतिक क्रियाकलाप में देख रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, तो गलत है तो क्यों सही है? उनको लॉजिक के बेसिस पे, तर्कों के आधार पे ही पुष्ट करने के लिए ये किताब बहुत उपयोगी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि स्वतंत्रता जब शुरुआत की थी, तो हमेशा यही समझा था कि सिर्फ़ स्वतंत्रता का यही मतलब है कि कोई हमें कुछ भी ना कहे और हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हों। मतलब स्वतंत्रता सिर्फ़ बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जो हमारा विकल्प चुनने का सामर्थ्य होता है, क्षमताएँ होती हैं, उनमें ये छिपी हुई होती है। मतलब उसको अगर हमें पूरी मिल रही है पूरी तरीके से स्वतंत्रता कि हम कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, हम अपनी जो भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको निखार सकते हैं। तो इस तरह से उनके कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं, तो इस तरह से स्वतंत्रता जरूरी हो जाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी बच्चे हैं उनको अपने माता-पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। तो जो सही निर्णय हैं, जो भी उपलब्ध विकल्प हैं, उनका अपना विवेक की पूर्वक जाँच करने के लिए, अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए, जो उनकी क्षमता का जितना ज़्यादा विकास शिक्षा और नए निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने-पोषने की होती है। तो इस तरह से हम स्वतंत्रता के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।